हम लोग किसका क्लास देख रहे हैं? इकोनॉमिक्स का क्लास देख रहे हैं ना हम लोग। हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास कर रहे हैं ना। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं? मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में अभी हम लोग क्या देखेंगे? लायबिलिटीज देखेंगे। और एकदम इस किससे स्टार्ट कर रहे हैं? तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वैसा स्टूडेंट के लिए है जो कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं है। जो इकोनॉमिक्स पढ़ चुका है उसके लिए नहीं है ये। उसके लिए बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। जो कभी नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जो फ्रेशर है, उसके लिए ये वाला क्लास चल रहा है। तो लाइबिलिटीज क्या होता है? ये वे ऋण या दायित्व है जो बैंक को दूसरे को चुकाने होते हैं। तो सबसे पहले क्या चुकाना होता है? तो डिपॉजिट। जो जनता अपना पैसा डिपॉजिट करती है बैंक में, वह बैंक की सबसे बड़ी लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि बैंक को यह पैसा ग्राहक को क्या करना होता है? वापस करना होता है। अच्छा, बैलेंस शीट का दूसरा पलड़ा लाइबिलिटीज है। इसे बैंक का उधार पहला समझ सकते हैं, है ना। उधार या एहसान, मतलब ठीक है हम तो उधार दे रहे हैं, एहसान समझ रहे हैं। देखिए, तो जो लाइबिलिटीज होती है वह बैंक के सर पर क्या होती है? कर्ज होती है। सोचो, अगर आप बैंक के मालिक है, मैं आपके पास आता हूँ और 10,000 रुपये अपना सेविंग अकाउंट में जमा कर देता हूँ। अब आपके पास 10,000 रुपये नगद तो आ गया है, लेकिन क्या आप इसके मालिक बन गए हैं? नहीं बन गए हैं। अब आपके सर पर एक बोझ है कि जब भी मैं पैसे वापस मांगना होगा, आपको वो पैसे मुझे वापस करने होंगे। लेकिन सोचो, जनता बेवकूफ कैसा बनती है। जनता सोचती है हम जमा किए हैं, लेकिन जमा नहीं है, वह फ्री में उधार दे देता है बैंक को। मेरा वाला 10,000 हम तुमको देंगे तो उधार कहलाएगा। अब बैंक को देंगे तो लिख देता है आपका डिपॉजिट। अरे डिपॉजिट नहीं है, वही तो उधार है। और उसी से अपना बैंक कमा लेता है। तो डिपॉजिट का मतलब जनता से बैंक क्या करती है? उधार लेती है। अब बहुत कम पैसे पे उधार देती है। देखते हो 6% सूद देता है साल भर में। 6%। 100 रुपये जमा करेगा तो एक 12 महीने बाद 100 रुपये का ब्याज देगा। अब 12 महीने में 1200 कमा लेता है उस पैसे से। तो डिपॉजिट यानी जनता का पैसा आपके बैंक में। जो सेविंग अकाउंट है या जो करंट अकाउंट है या जो फिक्स डिपॉजिट है, वे सब डिपॉजिट कहलाते हैं। कि बैंक के लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटीज है। क्यों है लाइबिलिटीज? क्योंकि बैंक को इसको क्या करना होता है? क्योंकि बैंक इस पैसा का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन वह इसे अपनी संपत्ति नहीं कर सकता। उसे यह पैसा ग्राहकों को रीपे करना होता है और साथ ही में इंटरेस्ट भी देना होता है। तो पहला समझ में आएगा डिपॉजिट क्या है। दूसरा, अदर लाइबिलिटीज क्या होता है? सिर्फ जनता का पैसा है नहीं, अगर बैंक ने खुद आरबीआई से उधार ले लिया है। आरबीआई से उधार देता है ना। या किसी दूसरे पैसे पैसे बैंक से पैसा मांगा, तो वह भी तो बैंक का लाइबिलिटीज है। तो आओ इसका मतलब समझो। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? दायित्व, यानी ड्यूटी टू पे। यानी बैंक का वह फर्ज कि उसे पैसा वापस करना ही है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? मनी ऑन कॉल। यानी वो पैसा जिसे ग्राहक कभी भी डिमांड कर सकता है। हम लोग जब चाहे तब 100 रुपया 200 निकालते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मनी ऑन कॉल, यानी कि डिमांड डिपॉजिट। वैसा डिपॉजिट जो डिमांड करने पे वापस मिले। टाइम लायबिलिटीज क्या होता है? टाइम लायबिलिटीज का मतलब फिक्स डिपॉजिट, यानी वह पैसा जो एक टाइम के बाद ही तुमको वापस करना है, बैंक को वापस करना है, उसको फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है। फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। और क्रेडिटर्स क्या होता है? यानी लेंडर। यानी वे लोग, जो संस्थाएं जिन्हें बैंक को पैसा चुकाना है, यानी जो लोन लेता है ना। लोन लेने वाला को लेंडर्स बोलते हैं, यानी या क्रेडिटर्स, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सिंपल इंग्लिश, ठीक है। जैसे मान लो तुम सिटी बैंक का मैनेजर बन गया है। तो एक नया बैंक खोला, उसका नाम रखा सिटी बैंक। अब सबसे पहले तेरा काम क्या होगा, बता सकते हो? जनता का भरोसा जीतना, है ना। तो सबसे पहले मिस्टर राज आपके पास आया और 1 लाख रुपए क्या किया? जमा किया। तो यह आपके लिए डिमांड डिपॉजिट है। क्यों? क्योंकि जब राज आएगा मांगेगा, तुमको देना ना पड़ेगा। तो 1 लाख जमा किया तो तुम्हारी लायबिलिटीज क्या होगी? बढ़ गई। तो देखो, यही से समझो, लायबिलिटीज भले बढ़ रहा है, लेकिन तेरे पास 1 लाख रुपया भी तो आ रहा है। यानी लायबिलिटीज बढ़ाने से बैंक को घाटा है कि फायदा है? बताना। फायदा है। क्योंकि अब उसको, अच्छा, जब 1 लाख दिया है तो ऑब्लिगेशन यानी फर्ज हो गया बैंक का कि जब मांगेगा तब हमको 1 लाख क्या करना होगा? देना होगा। अब दूसरा स्टेप देखो, जब तुम मैनेजर बन गया तो तिजोरी की सुरक्षा करोगे ना। अब आप सारा पैसा खर्च नहीं कर सकते। आरबीआई का नियम है कि आपने 5,000 रुपया अपनी तिजोरी में कैश रख लिया।
तो अगर 5,000 आपका रिजर्व को सर ये बैंक का एसेट है, समझा रहे हैं, आरबीआई बोला कि बेटा 1 लाख रुपया मत रखो, खर्चा कर देगा। 5,000 रुपया हमको दे, वापस दे दो इमरजेंसी में, जब तुम डूबेगा तो हम तुमको मदद कर देंगे। 5,000 रुपया क्या हो गया बता सकते हो? कैश ना हो गया है। तो कैश हो गया है तो ये तो कैश बैंक का है, यानी वह उसके लिए एसेट हो गया। वह उसके लिए लाइबिलिटीज नहीं रहा, क्या रहा? एसेट हो गया। अच्छा, तीसरा कमाएगा कैसे? कैसे कमाएगा आप देखो, कैसे कमाएगा वहां पे देखो। अब बच गया कितना पैसा? मान लो, मान लो कि तेरा 95,000 में बचा है, 5,000 तो रिजर्व बैंक को वापस कर दिया है। तो बाकी बचे हुए पैसों में से आपने मिस नेहा को कार खरीदने के लिए 80,000 का क्या दे दिया? लोन दे दिया। जैसे तुम लोन दिया है, यानी वह तेरे लिए अब क्या बन गया? एसेट बन गया है, क्योंकि नेहा वह आपको हर महीने क्या देगी? ब्याज देगी। अब होगा क्या, नेहा को हम ब्याज पे जो दे रहे हैं, हम नेहा से ले रहे हैं 16%। और जो लड़का हमारे पास राज जो जमा किया था, उसको हम दे रहे हैं मात्र कितना परसेंट? 6%। अब देखो तो हमको फायदा हो गया ना 10% का। पैसे से पैसा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बना ले रहे हैं। अब बैलेंस शीट कैसे बनाएगा? बैलेंस शीट देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास में लाइबिलिटीज में आओ। लाइबिलिटीज में राज कितना डिपॉजिट किया? 1 लाख। तो लाइबिलिटीज अलग रखेंगे। और उसके बाद में एसेट में क्या, तुम रिजर्व बैंक को जमा कर दिए हो 5,000, एसेट हो गया। लोन को दे दिया 80,000, एसेट हो गया। अच्छा, अब बच गया तेरे पास में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में मान तुम 15,000 रुपया का क्या खरीद लिया? बॉन्ड खरीद लिया। 15,000 क्या कर रहा? बॉन्ड। तो तेरे पास में टोटल एसेट कितना हो गया? 1 लाख। और टोटल लाइबिलिटीज कितना हो गया? 1 लाख। तो ऐसा बैलेंस शीट हमारा क्या हो गया आपस में? इक्वल हो गया। हो गया ना इक्वल। लेकिन यहाँ दिख रहा है इक्वल, लेकिन फायदा हो रहा है किसको? बैंक को, क्योंकि बैंक 10% ज्यादा कमा ले रहा है। इसी से को कहते हैं पैसे से पैसा बना लेना। आ रहा है समझ में जी? यहाँ नहीं समझेगा तो इकोनॉमिक्स कहीं नहीं समझेगा, याद रखना। क्योंकि यहाँ 9 9 घंटा मेहनत करके इसको तैयार कर रहे हैं नोट्स को। तो देखो, तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं, यही बैलेंस शीट है। यही हमारा क्या है? बैलेंस शीट है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ टर्म है, एनसीईआरटी में देगा। अकाउंटिंग आइडेंटिटी, अकाउंटिंग आइडेंटिटी हार्ड है, इसको सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं इक्वलिटी रूल। तो इक्विटी रूल क्या कहता है? क्या कहता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगला है तुम्हारा क्या? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है? अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब बैंक कितना कमा रहा है, यानी एसेट्स पर मिलने वाले ब्याज से कमा रहा है। तो एसेट्स वाला ब्याज हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए लोन वाला तुम लोगे ना तो 16% 18% देगा। तो कितना बेवकूफ बनाता है, हाँ मत तुम रूमटा में काम करो, यहाँ काम करो, मेहनत से कमाओ पैसा, बैंक को दो, बैंक उसी पैसा से पैसा बना लिया। अगर पब्लिक में यूनिटी होता तो हर एक 100 पब्लिक मिलकर अपना मोहल्ला में अपना एक बैंक खोल लेता और खुद पैसा से पैसा बनाता। लेकिन कभी यूनिटी होता है क्या? मोहल्ले में बैंक खोल के देखो, 99 आदमी पैसा लेके भाग जाएगा। 99 पैसा लेके भाग जाता है। अच्छा, सॉल्वेंसी क्या होता है? एबिलिटी टू पे। सॉल्वेंसी ये ना कि तुम जितना लिए अपना क्षमता रखता है ना लौटाने का। क्या बैंक के पास इतने एसेट्स हैं कि वो अपनी सारी लाइबिलिटीज को चुका सके? अब देखो, अगर मिस नेहा लोन का पैसा लेकर भाग जाए, यानी लोन वापस ना करे, तो वह एसेट्स क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी अब नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स, यानी वह एसेट्स अब हमारे लिए प्रॉफिट का नहीं रहा, वह डूब गया, उसको एनपीए घोषित कर देता है। ना, हाँ, तो एनपीए घोषित करेगा, बदले में तेरा जमीन ज्यादा तो वो जब्त कर लेगा, पुलिस से आएगा। हाँ, तो वो नीलामी हुआ, लेकिन वो तरलता दूसरा चला गया ना, समझे? बैंक का पैसा तो डूबा। अब तुमको जमीन बेचेगा, जब बिकेगा तब जाकर वापस यहाँ लाएगा, फिलहाल के लिए तो एनपीए हो गया। बैलेंस शीट में वो क्या दिख रहा है? एनपीए ना दिख रहा है। अच्छा, अगर ये समझ में आया है तो देखो बैलेंस शीट का पूरा नजारा देखो, फुल फॉर्म। अब बैंक के पास में अपना एक एसेट्स होगा और अपना एक क्या होगा? लाइबिलिटीज होगा। तो एसेट्स यानी कि क्या? लोन जो बैंक ने दूसरों को दिया है, और देनदारी में एक होता है डिपॉजिट जो जनता ने बैंक में रखा है। अच्छा, यहाँ पर और देखो हमारा एसेट्स में क्या आएगा? रिजर्व भी ना आएगा। जो कैश बैंक की तिजोरी में रखा है वो हमारा क्या है? एसेट्स है।
और बोरोइंग का मतलब क्या है? जो बैंक ने आरबीआई से क्या ले लिया है, धार ले लिया है। अच्छा, एसेट्स का मतलब जो कैश बैंक की तिजोरी में रखा है, यानी कौन सा बैंक? आरबीआई में रख दिया है ना। आरबीआई में रिजर्व रखता है कि नहीं रखता वो लोग। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब जो बैंक ने बॉन्ड्स में लगाया, सरकारी बॉन्ड्स खरीद लेता है ना, ताकि सरकार से जब चाहे वो पैसा ले सके। और नेटवर्क क्या होता है? बैंक के असली मालिक का अपना पैसा, वो नेटवर्क हो गया। हम बैंक खोले तो हमारे लिए नेटवर्क क्या होगा, बता सकते हो? एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होना चाहिए? इक्वल। तो भले दिख रहा कागज में इक्वल, हम तो माला माल हो रहे हैं क्योंकि हमको ज्यादा पैसा मिल रहा है, क्योंकि लोन वाला इंटरेस्ट ज्यादा ना होता है। तो जो नेटवर्क हो गया, नेटवर्क हमारा हमारा पैसा बच जा रहा है, वो हमारा अपना पैसा बचा जा रहा है। आप देखो यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट। डिपॉजिट आपका एसेट्स है या लायबिलिटीज? जो हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं वो एसेट्स है या लायबिलिटीज? देखो आपके लिए आपका बैंक बैलेंस आपका एसेट्स है, क्योंकि यह आपकी क्या है, संपत्ति है। ठीक है। और बैंक के लिए क्या है, वही पैसा बैंक की लायबिलिटीज है। यानी मान लो दीपक जमा किया है, दीपक अगर ने मान लो बैंक में जमा किया है, तो दीपक के लिए वह पैसा क्या बन गया, एसेट बन गया, तो वो तेरी संपत्ति है। लेकिन अगर बैंक के लिए पूछेंगे तो बैंक बोलेगा, अरे बैंक बताओ तेरे लिए क्या है, तो बैंक बोले तो मेरी लायबिलिटीज है, क्योंकि हमको इसको रीपे करना होगा। यही वजह है जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो बैंक से मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी हमने आपको क्रेडिट कर दिया, यानी बैंक ने अपनी देनदारी स्वीकार कर ली है। यहाँ से क्वेश्चन आओ, तभी ना मजा आएगा, तब ना पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, व्हाट आर द लायबिलिटीज इन ए बैंक बैलेंस शीट? बैंक का बैलेंस शीट में लायबिलिटीज क्या होता है, बता सकते हो? लायबिलिटीज बोल रहा है। देखो, बैंक का इनकम तो नहीं होगा, बैंक का एसेट तो नहीं होगा, ऑब्लिगेशन टू रीपे मनी होगा, होगा ना? ये वाला सही होगा। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को ये सब? हाँ? सी तो ठीक हो गया। दूसरा वाला देखो, है ना, डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड लायबिलिटीज बिकॉज, डिपॉजिट को लायबिलिटीज क्यों हम कहते हैं हम लोग? डिपॉजिट को लायबिलिटीज में क्यों कहते हैं? बैंक्स ऑन देम, बैंक को उन्हें वापस करना होता है, ये वाला ना होगा? ये वाला होगा, वापस करना, रीपे होगा। कहाँ तुम सी में जा रहा है साहिल? बी वाला होगा, देखा? यहाँ देखो, देखना और एक चीज, जब तक नहीं लिखेगा कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोग अभी आता है, देखता है राम जी का कहानी सुनता है, घर चला जा रहा, तुमको क्या लग रहा है 10 दिन बाद याद रहेगा ये सब? नहीं लिखोगे तो जाओगे। वीडियो तो दे रहे हैं। कौन से जमा किसी भी समय निकाला जा सकता है, बताओ? अरे वो दो टाइम, टाइम डिपॉजिट को तो फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, यही तो हमारा एफडी हो गया। टाइम लायबिलिटी ये भी नहीं होगा, डिमांड डिपॉजिट जब चाहा हम सब जमा कर देंगे, सब निकाल लेंगे, डिमांड डिपॉजिट हो गया सी। टाइम लायबिलिटी से क्या अर्थ है, पढ़ाए हैं अभी तो, पढ़ाए हैं ना जी। टाइम लायबिलिटी का मतलब है एक टाइम दे दो, एक टाइम का मतलब मान लो हम 5 साल दे दिए, 5 साल का लायबिलिटी का मतलब हमको क्या करना है, रीपे करना होगा। तो एक समय के बाद रीपे करने को क्या कहते हैं, एफडी ना कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट ना होता है वो, कि फिक्स्ड हो गया इतना साल के लिए। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? निश्चित समय बाद चुकाई जाने वाली जमा, यही पहला वाला ही सही होगा तेरा। पांचवा वाला चलो बताओ। यदि बैंक आरबीआई से उधार लेता है तो उसे किस रूप में दर्ज किया जाएगा? अच्छा, हाँ, बैंक आरबीआई से उधार ले रहा है ना, तो वो तो देनदारी ना हो गया, वापस चुकाना होगा कि नहीं होगा? तो लाइबिलिटीज ना हो गया भाई। मेरा साहिल गलत हो रहा है सब बार बार। छठा नंबर देखो, बैंकिंग में ऑब्लिगेशन का क्या अर्थ है? हाँ, ड्यूटी टू रीपे, बी नंबर सही हो गया हमारा। ठीक। सातवां वाला बताओ। निम्न में से कौन बैंक की देनदारी नहीं है?
देखो, सबसे पहले डिपॉजिट तो देनदारी है ना। उधारी भी देनदारी है। लोन्स गिवन, लोन जो बांटा है वो देनदारी है क्या? नहीं है, ये वाला नहीं में होगा। यानी सी नंबर सही होगा, है ना। बैंक के क्रेडिटर्स कौन होते हैं? अब ये को मैसेज आता है ना जब तेरे खाता में पैसा होता है तो क्या होगा आंसर इसका? लेंडर्स टू द बैंक, बैंक को उधार देने वाले। तो बैंक को उधार कौन देता है? हम तुम न देते हैं। हम लोग खाता खुलवाते हैं, जमा करते हैं, उधार है ना, हो गया। इसको वो लिख देता है डिपॉजिट। वो हमारे क्रेडिटर्स, हम लोग उसे क्रेडिटर्स हो गए। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग आइडेंटिटी, बैलेंस शीट मस्ट सेटिस्फाई। बैलेंस शीट को क्या होना चाहिए? देखो बहुत इंपॉर्टेंट। क्या पता आंसर? सी वाला होगा। देखो आ रहा है ना, सी। ठीक। 10वां नंबर बता। यदि ग्राहक 1 लाख रुपए जमा करता है तो क्या होगा? यदि ग्राहक 1 लाख जमा करता है तो क्या होगा? सबसे पहले इंक्रीज एसेट ओनली, गलत बात है। इंक्रीज लायबिलिटी ओनली, खाली देनदारी बढ़ेगी, ये भी गलत है। इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स भी बैंक का बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बैंक का बढ़ेगा। कोई 1 लाख बैंक से लोन भी तो बांट देगा ना। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हमारे कस्टमर के लिए खाली यहाँ खाली कस्टमर पूछा है क्या? पूछा है क्या? नहीं ना पूछा है। अगर तुम खाली कस्टमर पूछेगा तो कस्टमर के लिए तो डिपॉजिट हो गया। अब बैंक के लिए क्या होगा? लाइबिलिटीज होगा। लेकिन बैंक के लिए लाइबिलिटीज नहीं होगा, बैंक के लिए एसेट भी बढ़ रहा है और लाइबिलिटीज भी बढ़ रहा है, क्योंकि 1 लाख से बैंक अचार नहीं ना डालता है। 1 लाख से फिर 1.5 लाख बनाता है, यानी वो एसेट भी बना रहा है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी देखो सही है ना। ठीक है। अब देखो एग्जाम में कैसा पूछा है। यदि बैंक द्वारा दिया गया ऋण वापस नहीं मिलता तो वह क्या बन जाता है? अभी तो हम बता दिए हैं। एनपीए बन जाएगा। चलो ऑप्शन में देख लो। क्या बन गया? एनपीए हो गया ना। हो गया, एकदम जीरो से हीरो बन जाएगा। अगर ये शुरू से अटेंड किया ना क्लास ये वाला। 196 पेज जानते हो क्या है? 196 पेज जो दिख रहा है मात्र एक चैप्टर के लिए बना रहे हैं। उसका नाम क्या है? मनी एंड बैंकिंग। माने ये तुम एकदम जीरो से हीरो बन जाओगे इकोनॉमिक्स में। यही चैप्टर से इतना इकोनॉमिक्स तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा कि जो टर्म एग्जाम में नहीं समझ में आता था यहाँ ध्यान है अपना। अभी तो बहुत सारा एनपीए समझ में आ गया, एसेट समझ में आया, लाइबिलिटी समझ में आया, बैलेंस शीट समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल देखो। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग नेटवर्क को समझते हैं। तो नेटवर्क को समझते हैं, यहाँ ये वाला अगला वीडियो में जाएगा, क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो में लंबा ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो अगला वाला वीडियो हमारा किससे रिलेटेड होगा? नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क तो हम लोग देख चुके हैं कि लेखांकन के नियम के अनुसार बैलेंस शीट में दोनों पक्ष क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलो तो ठीक है, इसको हम लोग नया वाला में करेंगे, पुराना वाला में नहीं करते हैं। नया वीडियो में जाएंगे इसको।